आप देख ही रहे हैं कि किस तरह रूस यूक्रेन की लड़ाई एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है और यूक्रेन का आरोप है कि उसकी बढ़त से बौखलाया रूस आम यूक्रेनियों और अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है, जिसके लिए वो कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। कामिकाजी दरअसल एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है आत्मघाती या फिदाइन। इन आत्मघाती ड्रोन्स का ईरान कनेक्शन भी बताया जा रहा है। माना जाता है कि इन आत्मघाती ड्रोन्स में ईरान में बने शहीद 136 ड्रोन्स भी शामिल हैं, जिनका रूस सितंबर से ही इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ताज़ा हमलों में रूस ने कामिकाजी ड्रोन्स के इस्तेमाल की बात से इनकार किया है। शहीद 136 को रूस में गेरानियम 2 कहा जाता है। ये एक फ्लाइंग बम है। इसका अगला हिस्सा विस्फोटक से लैस होता है और इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब तक उसे हमले के लिए कमांड न मिले वो अपने टारगेट पर मंडराता रहता है। टारगेट से टकराते ही विस्फोटक में धमाका हो जाता है और इस प्रोसेस में ड्रोन खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके डने 2.5 मीटर लंबे होते हैं और रेडार के जरिए इन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये नीची उड़ान भरते हैं। आप इन्हें बड़ी संख्या में भेज सकते हैं और किसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इनके झुंड का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। ईरान का शहीद 136 कंपैरेटिवली सस्ता है और इसकी कीमत लगभग $20,000 है। इस बात को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है कि रूस के पास कितने गेरानियम 2 ड्रोन्स हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ईरान रूस को सैकड़ों की संख्या में इन ड्रोन्स की आपूर्ति करने वाला है। ईरान ने अमेरिका के इन आरोपों को खारिज किया है। ये भी साफ नहीं है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है या नहीं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में पश्चिमी क्राइमिया के सेकी में रूसी सैन्य अड्डों, सेवास्तोपोल एयरबेस और सेवास्तोपोल बंदरगाह पर खड़े रूसी जहाजों पर हमले में इनका इस्तेमाल किया गया था। अगर बात करें कि रूस और यूक्रेन के पास और किस तरह के ड्रोन्स हैं, तो यूक्रेन की सेना के पास मेनली तुर्की में बने बैरक्टार TB2 ड्रोन्स हैं, जिनकी कीमत $2 मिलियन अमेरिकी पड़ती है। जंग के शुरुआती हफ्तों में यूक्रेन के बैरक्टार TB2 ड्रोन्स की काफी तारीफ हुई थी। साइज में ये छोटे जहाज की तरह होते हैं और उनमें कैमरे भी लगे होते हैं। इसे लेजर गाइडेड बमों से भी लैस किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो शुरू में इनका इस्तेमाल हथियारों के भंडार पर हमले में किया गया। रूस के मस्कवा युद्धपोत को डुबोने में भी इस ड्रोन की भूमिका थी। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई बैरक्टार ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो आकार में बड़े थे और उनकी रफ्तार भी बहुत तेज नहीं थी। रूस के पास भी छोटे ऑरलान 10 ड्रोन्स हैं जिनमें कैमरे और छोटे बम फिट किए जा सकते हैं। थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक रूस के ऑरलान 10 ड्रोन्स सिर्फ 3 से 5 मिनट में दुश्मन के टारगेट को नष्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसे हमले को अंजाम देने में 20 से 30 मिनट का वक्त लग जाता है। इस जंग में गैर मिलिट्री ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो सस्ते होते हैं, इसलिए दोनों ही पक्षों ने, खासकर यूक्रेन ने, छोटे और कमर्शियल ड्रोन्स के इस्तेमाल किए हैं। DJI Mavic 3 ऐसा ही एक ड्रोन है जिसकी कीमत 1700 पाउंड के करीब पड़ती है। इन कमर्शियल ड्रोन्स में छोटे बम लगाए जा सकते हैं, लेकिन कमर्शियल ड्रोन्स मिलिट्री ड्रोन्स की तुलना में कम पावरफुल होते हैं। DJI Mavic 3 की कुल उड़ान क्षमता सिर्फ 30 किलोमीटर है और ये सिर्फ 46 मिनट तक उड़ान भर सकता है। सस्ते और छोटे ड्रोन्स तो और कम समय तक ही उड़ान भरने में सक्षम होते हैं और ये बहुत दूर तक जा भी नहीं सकते। यूक्रेन और रूस दोनों के ही पास अहम ड्रोन हथियार हैं। ऐसे में दोनों पक्ष एक दूसरे के ड्रोन्स का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? जानकार बताते हैं कि रूस मिलिट्री ड्रोन्स के खिलाफ रेडार डिफेंस सिस्टम और कमर्शियल ड्रोन्स के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का इस्तेमाल करता है। रूसी सैनिकों के पास टपर राइफल हैं जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स शूट किए जा सकते हैं। इससे कमर्शियल ड्रोन्स GPS की मदद से उड़ान भरने में अक्षम हो जाते हैं। रूसी सैनिक ऑनलाइन सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है एरोस्पेस। ये कमर्शियल ड्रोन्स और उनके ऑपरेटर्स के बीच के कम्युनिकेशन में बाधा डालता है। ये सिस्टम ड्रोन्स को रास्ते में ही क्रैश कर सकता है, उन्हें अपने बेस पर लौटने का निर्देश दे सकता है और ऑपरेटर को सूचना भेजने से रोक सकता है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन्स हफ्ते भर भी नहीं टिक पाते हैं। खबर रूस यूक्रेन जंग की, जहां कई जगहों पर यूक्रेन को बढ़त मिल रही है और रूसी सैनिकों के पीछे हटने की वजह से फ्रंट लाइन पर नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। साथ ही यूक्रेन पर एक नया खतरा भी मंडरा रहा है। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। यूक्रेन को इस हफ्ते कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने लोगों से कह दिया है कि वो बिजली की खपत में जितनी कटौती कर सकते हैं कर लें, फिर भी ब्लैकआउट से नहीं बचा जा सकता। हो सकता है कि आप इस तस्वीर को ठीक से ना देख पा रहे हो, लेकिन खार्किव का ये सुपरमार्केट ऐसा ही दिख रहा है। लिविव शहर में भी कई घरों में बिजली नहीं है। ये शहर मिसाइल हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यूक्रेन के नेशनल एनर्जी सप्लायर ने लोगों को सलाह दी है कि वो अपने फ़ोन, पावर बैंक्स और टॉर्चेस को चार्ज करके रख लें। अधिकारियों का ये भी कहना है कि एक बार में ब्लैकआउट 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जा रही है जिनमें बिजली की अधिक खपत होती है। यूक्रेन के इस संभावित बिजली संकट के बारे में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कुछ ये कहा।
Але, на жаль, є і влучання, є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби 3 енергетичні об'єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо усе можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра ще більше, ніж раніше. ऐसे ही हालात की खबरें मिल रही हैं रूस के कब्जे वाले शहर खेरसन से भी। ये वो फुटेज है जिन्हें रूसी स्टेट टेलीविजन ने जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग खेरसन इलाके को खाली करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ लगभग 60,000 लोगों को इलाके से निकल जाने के लिए कहा गया है। एक हफ्ते से भी कम समय में यूक्रेन ने अपने 400 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इलाके को रूसी कब्जे से छुड़ा लिया है। बीबीसी संवाददाता जॉनथन बील और कैमरामैन ली डुरेंट पहुंचे पूर्वी शहर लीमान के पास एक नए मोर्चे पर, जहां यूक्रेन के सैनिक रूस से लोहा ले रहे हैं। ये है वो रास्ता जहां से रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। कुछ रूसी सैनिक यहां से वापस भी नहीं लौट सके। ये यूक्रेन का वो इलाका है जिसे रूस के कब्जे से हाल ही में छुड़ाया गया है। जंग के निशान हर जगह देखे जा सकते हैं और ये गांव अब यूक्रेन के सैनिकों के लिए एक नई फ्रंट लाइन बन गया है। लेकिन ये अब भी रूसी तोपखाने की जद में है। रूसी मोर्चा यहाँ से बस 500 मीटर दूर है। वो हमसे कह रहे हैं नीचे आ जाओ, यहाँ से निकलो। लेकिन इस जंग में एकदम आमने सामने की लड़ाई भी है जो हमें नजर आने वाली है। पेड़ों की इस कतार में एक ग्रेनेड डाला गया है। यहाँ से निकलते हैं। हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी अभी हम गोलीबारी के बीच फंस गए थे जो रूस की तरफ से हो रही थी, इसलिए वो हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, मेन हेडक्वार्टर जाने के लिए। रूसी सैनिक उन पर बड़ी चतुराई से हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से अधिकतर सैनिकों ने जंग की शुरुआत में ही आगे आकर काम करना शुरू किया था। महीनों से जारी जंग ने उन्हें पेशेवर सेना में तब्दील कर दिया है, लेकिन इस तरह के काउंटर अटैक उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उनके कैप्टन वोलोदिमीर ने मुझसे कहा कि उन्हें और हथियारों की जरूरत है और वो मदद का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सप्लाई लाइन टूट चुकी है। अधिकतर पुल टूट गए हैं। पानी के सहारे मिलने वाली मदद ही बस इस मोर्चे का सहारा है। उन्होंने इस क्रॉसिंग को अभी अभी तैयार किया है, लेकिन बाधाएं और भी हैं। रास्ते में न जाने कितनी बारूदी सुरंगें हैं जिन्हें रूसी सैनिकों ने बिछाया है। यूक्रेन को बढ़त तो मिल रही है, लेकिन उसकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं।